Hello students, this is Manish. Welcome all of you in online classes of Urmila Devi PG College, Rasar Barod, Prayagraj. Right. Today we will start why and what is C#. Right. So we have discussed already in previous video that C# is basically designed for .NET framework, right? C# is fully object oriented language like Java. C# हमारा जो है fully object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? तो इस बिना ऑब्जेक्ट्स या बिना क्लासेस के हम फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या मतलब है? इट मीन्स दैट वी हैव टू राइट प्रोग्रामिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह से हम लोगों ने जावा में किया हुआ था, राइट? जावा भी हमारा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है? कोई भी प्रोग्राम हम बिना ऑब्जेक्ट या क्लास के नहीं बना सकते हैं जावा में। C# में भी ऐसा ही है। इट हैज़ बीन डिजाइन टू सपोर्ट द की फीचर ऑफ .NET फ्रेमवर्क, the new development platform of Microsoft for building component reuse the code based software solution, ठीक है? C# को component based भी कहते हैं, ठीक? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो C# डेवलप किया गया है वो तो कंपोनेंट को .NET फ्रेमवर्क के कंपोनेंट को वो यूज़ कर सकता है इजीली, क्योंकि उसको इसीलिए इसी पर्पस से उसको डेवलप ही किया गया है, राइट? तो इसीलिए इसको कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है? इससे जो भी कोड पहले से हमारा बना हुआ है, इनको हम क्या कर सकते हैं? उनका कंपोनेंट बना के DLL बना के उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए इसको कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेजेस भी कहा गया है। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CBSE is general approach to software development that is based on software reuse. कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर जनरली हम सॉफ्टवेयर को रीयूज करने के लिए यूज करते हैं, राइट? इसमें DLL, जैसा कि आपको बताया, DLL बना के उनको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है? Components are more abstract than object classes and can be considered to be standalone service provider, ठीक है? कंपोनेंट हमारा ऑब्जेक्ट से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट हमारा अनवांटेड, एब्स्ट्रैक्शन क्या है हमारा? अनवांटेड थिंग्स को यूजर से हाइड करके रखता है, ठीक है? केवल जितनी ही हमें ज़रूरत है जिस फंक्शन की, जिस मेथड की, उतना ही वो शो करता है, बाकी वो हाइड कर देता है,
एब्स्ट्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं। तो ये क्लास से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट हमने बना दिया। कंपोनेंट बनाने के बाद वी कैन यूज इट बट वी कैन नॉट ओपन इट टू सी, ठीक है। उसको देखने के लिए ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि DLL और EXE ना दो तरीके की बना सकते हैं। दो तरीके से हम लोग बेस फाइल बना सकते हैं। DLL में हमने देखा था कि इसमें मेन नहीं होता है, राइट। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से जब इसको हम यूज़ करते हैं तो जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे तब तक इसको यूज़ नहीं कर सकते। EXE में चूंकि मेन होता है तो इसलिए वी कैन एग्जीक्यूट इट एनीवेयर, ठीक है। इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कहीं कॉल करिए, कहीं पे इसको कनेक्ट करिए तभी इसको यूज़ होगा, नहीं। इसमें मेन इंक्लूड होता है इसकी कोडिंग में, इसलिए इसको कर सकते हैं। DLL में नहीं होता है तो इसको कंपोनेंट बना के हम रख सकते हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसको अलग रख के इसकी सर्विस ले सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज डिजाइंड फॉर .NET फ्रेमवर्क। C# ही स्पेशली डिज़ाइन की गई है किसके लिए? .NET फ्रेमवर्क के लिए। जो उसके मेन पार्ट्स हैं CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, उसके पर्पस से, प्लस उसको जो कंपोनेंट अलग से हम रख रहे हैं या बना रहे हैं C# में, तो उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अच्छा, C# .NET फ्रेमवर्क की मैक्सिमम कोडिंग C# में ही हुई है, ठीक है, यह हमें मालूम है। तो C# को स्पेशली .NET फ्रेमवर्क के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, राइट। ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, राइट। और कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कंपोनेंट। ये हम लोगों ने देखा कि जब क्लास बनाते हैं तो क्लास को जब रीयूज करते हैं तो उसको हम उसी कोड को लेके अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, मगर वो क्लास तो उसमें इंक्लूड ही रहेगा ना, ओपन ही रहेगा। मगर इसमें जब कंपोनेंट इसका बना देंगे तो वो इजीली एक्सेस नहीं हो सकता है ना, उसको देखा नहीं जा सकता है उस कोड को, जो अगर हमने कंपोनेंट उसका बना दिया है उसका डिफिनीशन नहीं देखा जा सकता, राइट। जो हमने कंपोनेंट बनाया, DLL बनाया, उसका डिफिनीशन हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये मोर एब्स्ट्रैक्ट है, किससे? ऑब्जेक्ट क्लासेस से, ठीक है। और C# के इवैल्यूएशन को देखते हैं किस तरीके से ये इवोल्यूएट हुआ, ठीक है। ये C और C++, C and C++ एंड जावा ऑल्सो, तीनों के ही फीचर रखता है। C++ हमारा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
नहीं है। जावा हमारा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी से सी प्लस प्लस और इसी के कुछ फीचर जावा में, डॉट नेट से भी, तो सी को हम उसकी मदर लैंग्वेज भी कह सकते हैं, राइट। इन तीनों की, सी प्लस प्लस और जावा और सी शार्प की, ठीक है। नेक्स्ट इस पे देखते हैं टॉपिक। हाँ, now we will see evaluation of C sharp language, right। C sharp हमारा जो है C, C प्लस प्लस, जावा और VB चारों को एक्वायर करता है, उनके फीचर्स, राइट। जो भी इनके में कमियां थी उनको एक्सेप्ट करते हुए, उनको रिमूव करते हुए, प्लस न्यू फीचर ऐड करके सी शार्प को डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। किसके लिए? डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए, जैसे वो इजीली डॉट नेट फ्रेमवर्क पर CLR उसको हैंडल कर सके, राइट। तो सी शार्प बोरो जावा's feature such as grouping of class interfaces and implementation together in one file so that programmer can edit the code more easily, right। सी शार्प जावा की एक ही फाइल्स में जो क्लास को ग्रुपिंग जावा में हम करते थे, उस फीचर को भी इसने अडॉप्ट किया है, इसीलिए इसको फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ठीक है। फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी शार्प जावा की तरह, राइट। मगर ये इससे थोड़ा सा और एडवांस भी है। क्यों? क्योंकि इसको कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज, राइट। तो नेक्स्ट, सी शार्प यूजेज VB's अप्रोच टू फॉर्म डिजाइन, नेमली ड्रैगिंग कंट्रोल फ्रॉम टूल बॉक्स एंड लेफ्ट इट ऑन द फॉर्म, राइट। VB में हम लोग क्या करते थे, VB के भी फीचर को ये एक्सेप्ट करता है, उसकी फीचर को भी अपने में इंक्लूड किया हुआ है, राइट। सी शार्प VB में क्या करते थे कि उसमें कंट्रोल्स बने बनाए सारे दिए होते थे, राइट। VB में डेवलपमेंट में क्या होता था, कोडिंग हम कर रहे हैं तो इसमें सारे कंट्रोल दिए हुए हैं, यहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ से जो भी कंट्रोल यूज करना है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते थे, ठीक है। तो उस फीचर को सी शार्प में भी ऐड किया हुआ है कि इजीली हमें ज़्यादा कोड ना लिखने पड़े और उस कंट्रोल के ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका सिर्फ इवेंट सी हमें लिखना पड़े, राइट। इवेंट्स हम लोगों ने जावा में देखा था, राइट। तो इसमें हमें सिर्फ इवेंट सी लिखना पड़े, तो ये फीचर भी सी शार्प ने ऐड कर रखा हुआ है।
C# modernized C++ by enhancing some of its features and adding a few new features, right? तो C# जो है C++ को का भी कुछ एडवांस वर्जन लेके डेवलप हुआ है, राइट? उसको इन्हेंस करते हुए, ठीक। C#, C++, जावा और VB चारों का फीचर लेके प्लस एक्स्ट्रा फीचर के साथ ये फुल्ली सूटेबल है किसके लिए? .NET फ्रेमवर्क प्रोग्रामिंग के लिए, राइट? इसीलिए C को मदर लैंग्वेज भी कहते हैं इन की, ठीक है? जावा, C++, VB, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट C का जावा ने कॉन्सेप्ट इनहेरिट किया, प्लस C का कॉन्सेप्ट C# ने भी लिया, प्लस C++ का भी C# ने लिया, ठीक। इसको करके नया इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो बताया वो क्या बताया? कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है? इसमें इसको कहा जाता है, ठीक है? जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भी एडवांस है, राइट? क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं कि कंपोनेंट मोर एब्स्ट्रैक्ट रखता है, ठीक है, कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इस पे नेक्स्ट हमारा रहता है डाटा टाइप, एरे और ब्रांच और कंट्रोल स्ट्रक्चर, राइट? तो डाटा टाइप्स किया हुआ है, इसको फिर से और कर लेंगे। एरे देख लेते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है? डिसीजन और ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है? डिसीजन और ब्रांचिंग स्टेटमेंट ये हम जानते हैं क्या है हमारे। पहला है सिंपल इफ स्टेटमेंट, राइट? if else statement, nested if else statement, right? और
स्विच ना। तो इनको हम लोग जानते हैं, बस क्या करना है, इनको हम लोग अच्छे से जानते हैं। इनको सिर्फ अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि डॉट नेट में किस तरीके से करते हैं ना, कोडिंग में। तो डॉट नेट में C# में हम लोग जो भी बनाते हैं वो सब चीज़ें किस में लिखेंगे, क्लास में लिखेंगे ना। तो इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या यूज करते हैं, सिस्टम ना, नेम स्पेस सिस्टम यूज करते हैं। फिर क्लास सैंपल क्लास नाम से क्लास ले लेते हैं, राइट। इसमें क्या करते हैं, इफ इंटीजर ले लेते हैं x, राइट। और मैसेज एक दे देते हैं, if x is less than 10 then इसमें क्या करेंगे, क्लास फाइल, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड m यहाँ कैपिटल से रहेगा, राइट, मेन। फिर इसके बाद ओपन ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन m कैपिटल से, और फिर ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन क्या, x is smaller than 10 ना। फिर else greater than 10, ये else हुआ, ये
हमारा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और ये क्लास फाइल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं जावा की तरह, राइट। जब हम लोग जावा में क्लास बनाते थे तो सेमी कॉलन लगाते थे, मगर यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, राइट। अच्छा, छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग .NET का प्रोग्राम देखने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको देखने के लिए ना, तो सिंपल इफ स्टेटमेंट है, ये इफ एल्स के साथ है ना। सिंपल इफ में एल्स को भी हटा देंगे, सिंपल इफ रहेगा, केवल एल्स उसमें नहीं रहेगी। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं, मगर सिंपल एक .NET का प्रोग्राम चलाने के लिए, दिखाने के लिए ये एग्जांपल लिया, राइट। अच्छा, इसमें अगर हम 2 वेरिएबल्स का लेते हैं तो नेस्टेड इफ का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल पहले से ही दे रखा हुआ है, राइट। अगर यूज़र से वेरिएबल लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कई मेथड हैं। रीड लाइन, ठीक है, कन्वर्ट डॉट इंट 32, राइट, एक्स, इस तरह से ले लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में हमारा दे देगा। ठीक है। तो एक प्रोग्राम 3 वेरिएबल का देखते हैं बना के। ठीक। सैंपल क्लास लिया हुआ है, फिर इसमें क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। इंट एक्स वाई, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक मैसेज दे देते हैं पहले, राइट। एक्स के लिए वैल्यू ले लेते हैं, फिर एक्स में इसको ले लेते हैं यूजर से।
राइट। चेक करा लेते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y तो यहाँ पे अदरवाइज क्या करेंगे, एल्स इफ x इज क्या लेस देन y, और एल्स तो क्लोज कर दीजिए एल्स को। अगेन पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और फिर क्लास फाइल। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे अब मैसेज लिख देते हैं, कंसोल राइट लाइन क्या x इज ग्रेटर देन y, राइट। कंसोल राइट लाइन कैपिटल में L रहेगा यहाँ पे, CWL कैपिटल। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन क्या x इज लेस देन y। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल। x एंड y आर इक्वल। ठीक है, सब किया हुआ है आपका, मगर इसमें ध्यान दीजिए कि कहाँ पे इसमें, वो तो जब हम कोडिंग करेंगे इसमें तो .NET पे हम देख रहे हैं कि उसमें हेल्प के लिए हमें आता रहता है ना, जो राइट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन नेम या मेथड बिल्ट इन पड़ा हुआ है कोडिंग में तो वो देता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कन्वर्ट है, कन्वर्ट डॉट करेंगे तो डॉट पे जितने भी अंदर मेथड्स हैं वो आपको दिखाएगा, 2 int 32, 2 int 64। ठीक है, या कैरेक्टर, ठीक, या डबल में। ये हम लोगों ने देखा था, ये किस में हो रहा है, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो रहा है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन ना, CLR में हमने देखा था। ये 32 और 64 ये किसके हैं, CLR के डाटा टाइप्स हैं, राइट, जिनमें वो VB C# और सबके डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करके रखता है, राइट। तो ये हमको ध्यान देना है, कैपिटल M, ठीक है, CWL, राइट। ये हमारा 2 वेरिएबल्स का हो गया, ठीक।
नेस्टिंग एल्स का ना। इसको जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? उसको स्ट्रिंग में लेके फिर या तो उसका ऑब्जेक्ट बना के ना, स्ट्रिंग वेरिएबल जैसे ले लिया हमने y, इंट हमने ले लिया x, क्या करेंगे y इक्वल टू रीड लाइन फिर x कन्वर्ट डॉट इंट 32 y, राइट। तो ये डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको डायरेक्ट फिर यूजर से ले सकते हैं। तो एक दो मेथड और हैं इनपुट लेने का, उसको भी कर लेंगे। फिलहाल अभी इसको करते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट देख लेते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट किया हुआ है, इफ एल्स किया हुआ है और नेस्टेड इफ भी किया हुआ है। इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि और कुछ एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है। तो इसको करते हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, स्विच, स्विच का क्या है, स्विच का देख लेते हैं सिंटैक्स। स्विच का हमारा क्या है, स्विच यहाँ एक्सप्रेशन डालते हैं, नहीं केस, केस 2, केस 3, राइट, एंड सो ऑन, डिफॉल्ट। ये हमारा स्विच। तो इसमें एग्जाम्पल आप लोग अपने से कर लेंगे। ये सब किया हुआ है हम लोगों का। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, स्विच क्या है, इसमें सिंपल एक एक्सप्रेशन आता है और वो जिस केस से मैच करता है उसमें वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में चला जाता है, नहीं तो बाहर आ जाता है, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, क्या है, लूप ना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग और एंड लूपिंग। ठीक,
एंड लूप। ठीक है, इसमें हमारे क्या हैं, 3 हैं, जानते हैं हम। डू वाइल, वाइल और फॉर ना। तीनों की वर्किंग हमें पता है, किसी एक लूप से एक प्रोग्राम कर लेते हैं, टेबल का कर लेते हैं। ठीक है, फॉर से ही कर लेते हैं। यूजिंग क्या, सिस्टम, राइट। क्लास, क्लास नेम ले लिया हमने कुछ भी। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड में, ये हमें लिखना ही है। .NET की प्रोग्रामिंग में मैसेज दे देते हैं, कैपिटल में कंसोल राइट लाइन, क्या, इंटर द वैल्यू फॉर एक्स, राइट। इसको ले लेते हैं एक्स में, कैसे लेंगे, कन्वर्ट डॉट कैपिटल आई इंट 32 कंसोल रीड ठीक है, एक्स में ले लिया। अब इसको क्या करते हैं, फॉर में चला लेते हैं। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या है, एन इक्वल टू आई इंटू एक्स। एन भी ले लिया हमने, ठीक। फिर इसको प्रिंट करा देते हैं, कंसोल राइट लाइन, क्या, एन ना। फॉर को क्लोज कर दीजिए, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन को क्लोज कर दिया और क्लास फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम आप सभी को मालूम है, मगर हमने इसको नोट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा टेबल प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको डू वाइल और वाइल से भी बनाइए।
डू वाइल से इसको बनाएंगे अगर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है हमें मालूम है कि डू वाइल एटलीस्ट वन टाइम्स वर्क करता ही है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ना। और वाइल और इसमें केवल लिखने का फर्क है, राइट, वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बाकी वर्क तो सेम ही है तीनों का, मगर डू ही इसमें डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक कंडीशन विदाउट चेक किए ही चला देता है, राइट। तो इसको डू वाइल से भी कर लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन int xyn, राइट, console राइट लाइन, ठीक, क्या इंटर द वैल्यू, राइट। रीड कर लेते हैं वैल्यू को, x, इसमें कन्वर्ट डॉट इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। एक्स में आ गया, डू वाइल लगा लेते हैं इसको, क्या होगा, n इक्वल टू आई इंटू क्या x ना, फिर प्रिंट करा दीजिए कंसोल राइट लाइन n, वाइल क्या i लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन, लूप बंद, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बंद और मेन भी बंद, क्लास फाइल भी बंद, ठीक है। तो आसान है, देख लीजिए दोनों, आप लोगों को आता होगा मगर कर लिया फॉर टाइम बिंग। Now we will see some another topic। हमने इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। कई सारे प्रोग्राम्स हम लोग इसमें बना चुके हैं, C++ में, इवन जावा में भी। तो इसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा इसमें
एक्सप्लेन और वो करने में टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर जैसे ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग बताएंगे तो किया देखा जाएगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रूरत है, ठीक। तो C# में हमें अब इसका कंसोल के साथ साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो IDE है उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और आपके क्लास में कुछ लोगों ने बनाया भी है प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, ठीक, अच्छी बात है। तो उसी पे ही डेवलपमेंट करें। ये तो मैंने सिर्फ टॉपिक कवर करने के लिए थोड़ा बहुत इसको कर लिया, और ये सारा जो है आपको आता ही है, इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं ना। और मेन इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें जैसे जो भी है इसका डाटा टाइप्स, ठीक है, और ऑपरेटर्स, एरे, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग लूप, कंडीशनल, स्टेटमेंट्स, राइट। ये सब अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कर चुके हैं हम लोग कई बार, ठीक है। इसमें अब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक इसका लेंगे प्लस कंसोल बेस्ड। इसमें कई 3 ऑप्शन होते हैं ना, जब हम लोग .NET ओपन करते हैं 3 होते हैं ना, कंसोल और वेब बेस्ड और विंडोज़ बेस्ड ना। तो इनमें से जो हम सेलेक्ट करते हैं उस पे कोडिंग करते हैं, राइट। तो विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम और वेब बेस्ड पर करिए। कंसोल में तो हम लोग पिछले सेमेस्टर में भी कर रहे थे और कंसोल की ज़रूरत अब है नहीं, ठीक है। वेब बेस्ड और विंडोज़ बेस्ड, इसमें हम फॉर्म क्रिएट करें प्लस उनके जो कंट्रोल हैं, जो बने बनाए कंट्रोल हैं हमारे टूल्स, ठीक है, किसके, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन, इन सब को यूज़ करिए, ठीक है। इनको यूज़ करिए, इनके इवेंट्स क्रिएट करिए, तो इनकी वर्किंग को देखते हैं इस पे। प्लस नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे ही करेंगे, और जो भी इसका है फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।